नमस्कार। जय श्री राम। 13 अगस्त 13 अगस्त यानी अगले 13 दिन में भारत की राजनीति की धुरी एक बार पूरी तरह से घूम के नरेंद्र मोदी को पुनः स्थापित करने वाली है। अब ये बात मैं ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का कारण समझिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से इस पूरी जनरेशन से संवाद कर रहे हैं, मेरा मानना है कि मोदी का संवाद बहुत अधिक प्रभावी होता है। अभी कुछ लोग, मुझे नहीं पता कि इस प्रकार की पत्रकारिता क्यों कर रहे हैं राष्ट्रवादी भी, कि मोदी सरेंडर कर रहे हैं। अगर उन्हें इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं दिख रही और सिर्फ सरेंडर दिख रहा है, मेरा मानना है कि आप संवाद को समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी राजनीतिक समझ पर फिर मुझे संदेह करना पड़े। नरेंद्र मोदी जी ने फिर से अपने इंस्टाग्राम जनरेशन को कुछ संदेश दिया है और इतना सकारात्मक इसका परिणाम आया है, मैं क्या बताऊं। चलिए पहले ये सुनते हैं कि मोदी जी ने क्या कहा है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। अब ये जो बोला है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत साबित करता है, स्थापित करता है कि सीजन पॉलिटिशियंस कैसे बात करते हैं। आप देखिए कि जब राहुल गांधी इन्हीं जेनजी से संवाद करता है तो क्या बोलता है ये युवाओं से, कि डंडे मारेगी मोदी को, मेरा वादा है जब सड़क पर ये निकलेगा तो डंडे मारेगी। जो युवा है उनको पथ भ्रमित करना आसान होता है, लेकिन जब इस प्रकार से संवाद किया जाता हो तो उन्हें सही और गलत के बीच में एक डिफरेंस नजर आता है। वही तो दृष्टिकोण का फेर है ना, यही तो हेर फेर है। याद कीजिए, मैंने जब विश्लेषण किया था तो मैंने क्या कहा कि बीजेपी आईटी सेल समझ नहीं पाई
कि इनसे डील कैसे करना। और ये कमिटमेंट और ये गलती अपने आप में बड़ी गलती हुई। अब देखिए सर, मैं बार बार कह रहा हूं कि 13 तारीख तक तो पूरी दुनिया गोल घूम जाएगी, उसका प्रभाव आप देखिए। जो रुचिका सिंह जिस चीज के लिए अभी वायरल हुई थी, अपने अब्यूसिव लैंग्वेज के लिए, वो कल क्षमा मांगती हुई नजर आई और एहसास होता है उसे कि नहीं नहीं, जेन्युइन गलती हुई मुझे। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने बोला कि मुझसे गलती हुई, मैं नजर नहीं मिला पा रही हूं आप लोगों से, मुझे बहुत इसका दुख है। 15 साल की है। अब 15 साल के आयु में भटकाव जो है ना, देखिए एक बात मैं बोल दूं, भटकाव जो है वो क्षणिक होता है। भटकाव थोड़ी दूर के लिए हो सकता है, किंतु अगर आपके पास अभिभावक नरेंद्र मोदी जैसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है, तो आपको सही राह पर वो लेकर आ जाएगा। वो इस बात को समझता है। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, उसका कारण कुछ और है। इनको भी पता है कि मोदी एफसीआरए बिल लेकर के आ रहा है। एफसीआरए संशोधन बिल सोमवार को लोकसभा में हो सकता है पेश। विदेशी फंड वाले एनजीओ पर सख्त निगरानी की तैयारी। अब आप बताइए, संपत्ति बेचने का अधिकार, फंड का इस्तेमाल का लिमिट तय करना, सरकारी जांच की मंजूरी और सजा 5 साल से घटाकर 1 साल भी कर रहे हैं। बहुत सारा बदलाव, विदेशी फंड लेने वाले एनजीओ पर कंप्लीट निगरानी होना। तो ये जो बिल है ना, ये किसी भी मिशनरीज और दोनों भारत के अंदर जो दोनों अब्राहिमिक सोच वाले लोग हैं, दोनों को पसंद नहीं है। विषैले एनजीओ पर आप सर्जिकल स्ट्राइक मान सकते हैं, उस पर हमने पहले भी चर्चा कर ली है। देखिए, राहुल गांधी को पता है कि ये पास हो गया बिल सदन में, तो राहुल गांधी को जो झटका लगेगा वो उनके सपोर्टर्स का लगेगा। और उनके सपोर्टर्स को टेंशन इस बात का है कि अब राहुल गांधी नहीं जीतेगा। ये बात उन्हें भी पता है। इसी कारण से आपने देखा कि सदन के बाहर पप्पू यादव और राहुल गांधी, डिंपल यादव, इन लोगों ने किस प्रकार की घटिया राजनीति की। अब वो क्यों की, ये आपको भली भांति पता है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति से लाभ मिलेगा किसी को, ये समझ में नहीं आता। अब तुलना दिखाता हूं, ये सिंपल तुलना आपको दिख जाएगी कांग्रेस और भाजपा के बीच क्या मूल अंतर आपको जो समझ में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको क्षमा किया। बेंगलोर पुलिस ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के ऊपर सिर्फ कमेंट करने के लिए राहुल गांधी के संदर्भ में एफआईआर कर ली। यही अंतर है नरेंद्र मोदी में और दूसरों में। अब लोग कह रहे हैं कि भाजपा आईटी सेल को रोको। मोदी किसी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रवादियों का भी अब एक वर्गीकरण हो चुका है, जैसे मेरे ज्वाइन बटन धारकों का वर्गीकरण है। नेशनलिस्ट, हाइपर नेशनलिस्ट, इंटॉलरेंट इंडियन। मैं जैसे हूं इंटॉलरेंट आदमी हूं। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत झेल लिया वामपंथियों को, अब झेलने का मूड नहीं है। सिंपल। मुझसे लोग कहते हैं कि अभिषेक आप गलत पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। किसके लिए निष्पक्ष रहे? अभिजीत दीपके के संदर्भ में रहना है, ड्रग कार्टेल के समर्थन में रहना है, मणिपुर के कुकियों के समर्थन में रहना है, कांग्रेसी के समर्थन में रहना है। वो कांग्रेसी जो सनातन को लगातार दिन रात अपमानित कर रहे हैं। अब कल किसी ने कमेंट किया था, तो मैं उसके कमेंट का उत्तर देता हूं। सी वोटर का एक रिपोर्ट आया, सुनिएगा। पहले राहुल गांधी ने रेस में दौड़ना शुरू किया, इसका यह मतलब नहीं कि सोशल मीडिया पर उनको आरक्षण मिला हुआ है। ना ना ना, वो कुछ भी करो। अब फेवरेट कौन है? हु इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया अमॉन्ग्स्ट द यूथ? नरेंद्र मोदी को अभी भी 40% देश का यूथ जो है वो कनेक्ट करता है। राहुल गांधी को 28%।
सीजीपी को 13%, केजरीवाल को 4 और अखिलेश यादव को 4%। टेक्निकली अगर आप ये मिलाएंगे तो ये नंबर अभी बड़ा दिखता है कि केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश ये सब मिल जाएंगे तो नंबर बड़ा दिखेगा आपको। पर वो 40% से इंस्टाग्राम पर आ रहे नरेंद्र मोदी को 50% होने में जरा टाइम नहीं लगना, जरा टाइम नहीं लगना। और ये सीजीपी तो हवा है, इनमें से ज्यादातर वामपंथी हैं, सब वापस आ जाने। ये बताता है कि राजनीति किधर शिफ्ट हो रही है। नरेंद्र मोदी या भाजपा की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, उनकी जो पहचान है, वो असेस करते हैं, वो बार बार अपने आप को धरातल पर उतार के देखते हैं कि गलतियां कहां हुई, चूक कहां हुई। देखिए, नकारात्मक बात करने वाले आपको यूट्यूबर चारों तरफ मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और नकारात्मकता में एक व्यूअरशिप तो है, ये बात भी फैक्ट है। पर मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं सकारात्मक आदमी हूं। मेरा विश्वास नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह जी पर रातों रात नहीं ना हुआ है कि 2014 में चुनाव में आए और मैं उनको बड़ा पसंद करने लगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं इतना मासूम नहीं हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को पिछले 2.5 दशक से रीड करने का प्रयास कर रहा हूं। और उन रीडिंग्स के बिहाफ पर, उन आकलन के आधार पर मैं आज कहता हूं कि हां, मैं उनका भक्त हूं। और उनका अंधभक्त होना स्वाभाविक है। मैं ये समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी के जो अंधभक्त हैं, ठीक है, वो कहां पहुंचे, या केजरीवाल के अंधभक्त, ये वो लोग हैं जो ताहिर हुसैन को तो उम्र कैद हो गई, हमने देखा ताहिर हुसैन को उम्र कैद हो गई, कोर्ट के द्वारा हुई। I can stand as a character witness for Tahir Hussain if needed to be। 28 फरवरी 2020 ये प्रियंका कक्कड़ है, आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। और सिर्फ यही खड़ी नहीं हुई, मनीष सिसोदिया खड़े हुए, संजय सिंह खड़े हुए, लिटरली केजरीवाल भी खड़े हुए, अमानतुल्लाह तो खड़े हैं ही। एक घोषित अपराधी, न्यायपालिका के द्वारा एक घोषित अपराधी जिसने आईबी अफसर अंकित की निर्ममता के साथ हत्या की, करवाई, अब देखिए उसके सिर्फ मुसलमान होने के कारण कैसे खड़े हो। यही अंतर स्पष्ट है कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। संसद से अमित शाह गायब, जिस दिन आएंगे भागने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन दान पेटी और राम मंदिर के प्रकरण को जिस प्रकार के धूर्तता के साथ ये खेल खेला गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस के द्वारा, मैं उस पर आ रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंदा चोरों के साथ अभिषेक तुम खड़े हो। नहीं, जिन्होंने अपराध किया उनके लिए न्याय, कानून, एसआईटी बिठा करके सबको जेल भेजने का कार्यक्रम पूरा हो गया। कोई किसी के साथ हमदर्दी नहीं दिखा रहा। किंतु यहां कुछ और कहानी गढ़ी गई। सन्यासी का भेष धर के, क्या किसी सन्यासी ने चोरी किया? नहीं, वो सब राम मंदिर के सिर्फ एक एम्प्लॉय थे जो कि पैसे गिनने का काम करते थे, इतना ही उनका दायित्व था। इसका सन्यासी या साधु समाज से कोई लेना देना नहीं, संत समाज से कोई लेना देना नहीं। मुझे एक ट्वीट में मुकुट का भी दिखाया गया, वो भी पुजारी ब्राह्मण नहीं था। पहले ब्राह्मणत्व को समझे। जो जनेऊ, धोती और आधा नंगा बदन में जिएगा, वो तो पहले ही ये परमात्मा के द्वारा फैलाई गई माया को त्याग चुका है। और जो माया में लिप्त है, संलिप्त है, प्रवचनकर्ता, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, सारे प्रवचनकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं। वो लोग जो अलीमुरे अंगना व्यासपीठ पर बैठ के गवाते हैं, नचाते हैं, वो महिला साध्वी जो लाल लिपस्टिक लगा करके, 1000 किलो का मेकअप लगा करके अपने आप को प्रवचन कराती और 1 घंटे तक भजन के नाम पर कुछ भी गवा बजा के दर्शकों को झुमाने का प्रयास करती और 40-40 लाख रुपए लेती हैं।
वो संत कब से हो गई? माया में तो लिप्त हैं वो। काया का काया का मोह उतना ही है और धन का मोह उतना ही है। तो पहले आप अभिषेक तिवारी की आलोचना करने से पहले अभिषेक तिवारी के ऑफिशियल स्टैंड्स को समझिए। उसके लिए आपको मेरे 4000 वीडियो देखने होंगे, तब आप मेरे व्यक्तित्व को समझेंगे। मैं बात कर रहा हूं कि मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों खड़ा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ महाराज और ये भाजपा के साथ क्यों खड़ा रहता हूं। क्योंकि तुलना होती है, यहां परफेक्शन नहीं चलता। बुरा तो सब है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। है क्या हमने इसको आत्मसात कर लिया? नहीं किया। तो आसान होता है दूसरे के ऊपर जजमेंट करना। नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जो कर रहे हैं वो भारत की राजनीति के लिए आवश्यक भी है और प्रेरणादायी भी है। और एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुनने का गर्व फील होता है। सीरियसली मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना है। अब आप देखिए, जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां कार्रवाई हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। और कार्रवाई ऐसे हुई कि पीएम मोदी के एआई मॉर्फ वीडियो को लेकर एक्शन, डेटा मेटा इंडिया हेड समेत कई लोगों पर एफआईआर, क्योंकि कसूरवार फेसबुक और इंस्टाग्राम का था। यह समझना बहुत आवश्यक। लोग आलोचना करते करते भावनाओं में बह जाते हैं। आप देखिए, एक वीडियो दिखाता हूं। आपके मन अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई तो मैं नाम बदल दूंगा। यह महिला तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन। और तस्लीमा नसरीन जी हंस रही है। कलकत्ता में वापस आई है। पूर्वी बंगाल से भले निकाल दिया गया हो, मगर पश्चिम बंगाल में उनको शरण मिल गया। किंतु कहानी बड़ी रोचक है। 19 साल बाद बंगाल की धरती पर तस्लीमा नसरीन है। 19 ईयर्स। 2007 में बंगाल छोड़कर जाना पड़ा था। ये वामपंथी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चैंपियन माने जाते हैं, इन्होंने बंगाल छोड़ने को विवश कर दिया। बोला, नाना तुमने लज्जा कैसे लिख दी, मुसलमानों का अपमान है। जबकि बांग्लादेशी मुसलमानों के संदर्भ में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, बहन बेटियों पर, उस पे सारी बातें लिखी। भाई गलत तो नहीं था, उपन्यास तो मैंने पढ़ी है। यही नहीं, भारत के मुसलमानों ने खूब विरोध किया। 2007 में तादाद कम था तब भी। इसके बाद जब टीएमसी की सरकार आई तब भी तस्लीमा नसरीन की वापसी ना हो सकी, और कांग्रेस सरकार ने तो सुरक्षा देने तक से मना कर दिया। बोला, ना ना, लाज नहीं आती? मनुष्य कहते हो स्वयं को, लाज आनी चाहिए। भाजपा और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी हो रहा है बंगाल में, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व का चूरन मत चटाओ। हिंदुत्व कोई चूरन नहीं है। हिंदुत्व को समझे बिना, सनातन को समझे बिना आप समझ नहीं पाएंगे। चूरन चटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर कमियां हो सकती है, लेकिन यह कहना कि वो हिंदुत्व और सनातन विरोधी है, यह मूर्खता है। और इस मूर्खता में मतलब कई लोग ट्रैप पे फंस सकते हैं। उसके लिए मैं नहीं आ रहा हूं। अब आप देखिए ना, जो कॉकरोच, इतने सारे कॉकरोच हंगामा कर रहे थे, वो क्यों झारखंड के अंदर वर्षों से, 1-2 साल का लीक का मामला नहीं उठा है, 6 साल से इस प्रकार के मीम जनरेट किए जा रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, कोई अभिजीत दीप जैसा पॉलिटिकल लिंक वाला नहीं है, नॉर्मल बच्चे, सभी पार्टियों के।
वो कह रहे हैं हमारे यहाँ हर प्रकार की नौकरी बेची जाती है, जेएसएससी और जेपीएससी। डायरेक्ट हेमंत सोरेन पर एलिगेशन है और गंभीर प्रोटेस्ट हो रहा है, मगर वहां पर कोई कॉकरोच नहीं गया। आप कल्पना कीजिए, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिएगा। अगर एक नौकरी 70-80 लाख रुपए में खरीदी जा रही है, वो नौकरी ज्वाइन करते ही सबसे पहला काम क्या करेगा? वो अपने 80 लाख की रिकवरी करेगा। सैलरी से वो कर नहीं सकता, 80 लाख रुपए की रिकवरी करेगा, यानी वो सबसे पहला काम करेगा भ्रष्टाचार। और इसीलिए मैं कहता हूं, बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी दैट दे मेड कॉमन पीपल करप्ट। लेकिन ये बात कांग्रेस के चरण चाटुकार पत्रकार कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो पालतू मीडिया है। और पालतू मीडिया किस प्रकार का होता है, उसका एक उदाहरण आपको दिखाते हैं। एक पत्रकार है जो सभा समाप्ति के बाद पहुंचे। किसी जमाने में राहुल गांधी ने उनको समोसा ऑफर किया था, उसका बदला चुका है। बोला कुर्सियां खाली हैं, बोला कोई नहीं आया। अरे भैया, जब प्रोग्राम ही समाप्त हो गया तो वहां कौन रहेगा? पत्रकार का नाम है उमाशंकर सिंह। इसलिए मैंने कहा कि पालतू मीडिया, कांग्रेस के द्वारा पाले गए मीडिया हाउस के लोग हैं ये। इनका काम यही है, ये काम यही कर सकते हैं। इनके मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर दिन रात कांग्रेस 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 होता है। वो अलग बात है, वो अलग बात है। ये अलग बात है साकी के मुझे होश नहीं, होश इतना है कि मैं तुझसे फरामोश नहीं। ये अलग बात है साकी के मुझे होश नहीं, होश इतना है कि मैं तुझसे फरामोश नहीं। ये जो लोग समझते हैं पंजाब के अंदर आज अमृतपाल सिंह के रिहाई के लिए वारिस दे पंजाब वाले जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन है अमृतपाल सिंह? संत है? क्या है? कैसे हो रहा है पंजाब के अंदर ये सारी चीजें? बड़ी अच्छी बात है, चंडीगढ़ के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, छोड़ देते भाई। तो भारत की राजनीति के पॉलिटिकल डायनेमिक्स अगले 7-8 दिन में बदलेंगे। जब नरेंद्र मोदी एंड कंपनी एफसीआरए बिल पेश कर लेगी, पास करा लेगी, उसके बाद 2-4 और बिल पड़े हुए वो भी पास हो जाएंगे। यही लोग जो मोदी जी को गाली दे रहे कहेंगे वाह मोदी। हमें लगता है कभी कभी कि नरेंद्र मोदी जी को समय जो हमने दिया है उसमें हम जल्दीबाजी करते हैं, हम मोदी के जगह पर सोचने लगते हैं, जबकि सोचना, समझना, काम करना, उसी के लिए तो हमने मोदी जी को चुन के भेजा है। वो भी कभी 282 सीट देकर, कभी 240 देकर, कभी 303 सीट देकर। हमने हर सीट पर मोदी जी को भेजा है। दबाव की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आलोचना और समालोचना के महीन रेखा को हमें नहीं भूलना होगा, वरना इस प्रकार के ही रिजल्ट आएंगे। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।